हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। हम क्या कर रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं जेकेपीएसआई और कांस्टेबल के लिए, और भी जेकेएसएसबी के जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनमें आपको एक ज्योग्राफी काम आएगी। ठीक है, तो इसमें जो है आपका पूरा सिलेबस जो है उसको ध्यान में रख के ये बनाया जा रहा है, और जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी बिल्कुल डिटेल में क्रिस्प एंड क्लियर करवाई जाएगी। ठीक है, विद कॉन्सेप्ट्स एंड फैक्ट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन ज्योग्राफिकल फ्रंटियर्स। मतलब इंडिया जो है वो किसके साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर करता है, और समुद्री बॉर्डर जो है वो किस किस देश किन किन देशों के साथ शेयर करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। जो भी देश इंडिया के ज्योग्राफिकल फ्रंटियर्स हैं उनके बारे में जो जरूरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ बताई जाएगी, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो सबसे पहले इंडिया के ज्योग्राफिकल फ्रंटियर्स कौन हैं, उनकी आइडेंटिटी तो आपको पता हो कि उनका नाम क्या है। अगर हम अपने मुकुट से स्टार्ट करें, ठीक है, अपने सिर से स्टार्ट करें, तो सबसे पहले आता है इंडिया अफगानिस्तान। इंडिया जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है वो सबसे कम है, 106 किलोमीटर का बॉर्डर है। इंडिया जो अपना बॉर्डर सबसे कम शेयर करता है वो अफगानिस्तान के साथ ही शेयर करता है। ठीक है, उसके अगर हम नीचे आ जाएं तो वो है इंडिया पाकिस्तान। इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर जो है उसको कौन सी लाइन सेपरेट करती है? रेड क्लिफ लाइन सेपरेट करती है। ठीक है, उसके अगर आप और नीचे आ जाएं तो फिर अगर आप साउथ में आ जाए तो यहाँ है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका इस जगह पे, श्रीलंका यहाँ पे क्या करता है, इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। उसके साथ अगर आप ऊपर चले जाएं, इस जगह पे आ जाएं, तो यहाँ पे आ जाता है क्या? बांग्लादेश। यहाँ पे बांग्लादेश जो है वो इंडिया के साथ सबसे ज्यादा बड़ा बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। ठीक है, बिगेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। ठीक है, ये इंडिया के साथ बिगेस्ट बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। उसके बाद इंडिया म्यांमार बॉर्डर 1643 किलोमीटर का। ठीक है, उसके बाद अगर आप भूटान पे चले जाएं तो भूटान के साथ भी इंडिया बॉर्डर शेयर करता है 699, अबाउट 700 किलोमीटर के आसपास। इंडो नेपाल बॉर्डर जो है वो 1751 किलोमीटर का है, और उसके बाद इंडो चाइना बॉर्डर, ठीक है, 3488 किलोमीटर। अगर आपको क्रोनोलॉजिकली देखना है, ठीक है, सबसे बड़े से लेके सबसे छोटे तक, तो ये जो मैंने सीक्वेंस बैठाया है ये सबसे बड़े से लेके सबसे छोटे तक है। ठीक है, सबसे बड़े से लेके सबसे छोटे तक। नीचे से ऊपर जाएंगे तो बॉर्डर जो बाउंड्री है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, किलोमीटर्स में, लेंथ में वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, सबसे छोटा अफगानिस्तान का और सबसे बड़ा बांग्लादेश का। इधर मैं लिख देता हूँ बिगेस्ट, इधर मैं लिख देता हूँ स्मॉलेस्ट। ठीक है, ये स्मॉलेस्ट है, वो बिगेस्ट है। तो ये थे हमारे ज्योग्राफिकल फ्रंटियर्स। ये तो आपको आइडेंटिटी इनकी पता चल गई, नाम इनका पता चल गया, लेकिन अब हम इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। इनके जो डिस्प्यूट्स है हमारे साथ वो भी देखेंगे। ठीक है, जितना आपको पता होना चाहिए उतना मैं आपको बिल्कुल बता दूंगा। जो हमारा भारत देश है इंडिया, वो लैंड बॉर्डर भी शेयर करता है इतने किलोमीटर का, और उसका कोस्ट लाइन भी है कितना? 7516.6 किलोमीटर का। अगर इसको हम प्लस कर दें, ये होता है, ये लमसम बैठता है 15, 7 कितने होते हैं? 22, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22, 22,600, 500 और 100, 600, 622, 22,622 किलोमीटर के आसपास बैठता है ये। ठीक है, ये इतना जो है इंडिया का टोटल बॉर्डर है, चाहे वो कोस्ट लाइन हो या लैंड बॉर्डर हो। ये जो कोस्ट लाइन बॉर्डर है इसमें क्या है, जो 6100 किलोमीटर है वो मेनलैंड कोस्ट लाइन है। ठीक है, मेनलैंड। अगर इंडिया ये है तो ये जो है ये कोस्ट लाइन है। ठीक है ना, ये कोस्ट लाइन है यहाँ पे। तो ये जो इतना बॉर्डर है वो कितना है? 6100, कितना है? 6100 किलोमीटर। और बच गया जो आइलैंड्स का बॉर्डर है वो कितना है? 1197। तो ये मिला के बनता है 7516 किलोमीटर का। तो टोटल बॉर्डर कितना है? 22,622 किलोमीटर का बॉर्डर है, जिसमें से 7,500 जो है वो कोस्टल बॉर्डर है, और 15,106 जो है वो लैंड बॉर्डर है। इतना आपको पता होना चाहिए कि 22,622 के आसपास जो है हमारा टोटल बॉर्डर है, और 15,000 के आसपास हमारा क्या है? लैंड बॉर्डर है। इनमें से कभी कभार क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमारी जो लैंड लॉक स्टेट है वो कौन कौन सी है, तो ये आपको पता होना चाहिए। रिसेंटली अभी क्वेश्चन भी आया था एक, मध्य प्रदेश जो है वो लैंडलॉक्ड है, छत्तीसगढ़ लैंडलॉक्ड है, झारखंड, दिल्ली, हरियाणा एंड तेलंगाना। ये कितनी स्टेट्स हैं पता है? एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ये 6 स्टेट्स जो हैं वो लैंडलॉक्ड हैं। मतलब ये अपना बॉर्डर जो है वो किसी के साथ शेयर नहीं करती हैं। कोई भी इनका इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो शेयर नहीं करती हैं दूसरी कंट्री के साथ, और ना ही इनका कोस्ट लाइन बॉर्डर है।
इनको छोड़ के बाकी सारी स्टेट्स का कोई ना कोई बॉर्डर है, ठीक है, वो फ्रंटलाइन स्टेट्स हैं। जिन स्टेट्स का बॉर्डर होता है उसको फ्रंटलाइन स्टेट्स कहते हैं। उनका या तो लैंड बॉर्डर है या तो कोस्ट लाइन बॉर्डर है। अब जैसे यहाँ पे आ गया, ये आ गया मध्य प्रदेश, इसके बाद ये छत्तीसगढ़ आ गया, छत्तीसगढ़ के बाद ये झारखंड आ गया, यहाँ पे आ गया आपका ये पंजाब आ गया, ये हरियाणा आ गया, ये दिल्ली आ गया, यहाँ पे ये तेलंगाना आ गया। तो यार ये सारी स्टेट्स क्या है, इनका जो है वो बॉर्डर ना तो समंदर के साथ मिलता है, ना तो लैंड बॉर्डर किसी और देश के साथ मिलता है। मतलब इन सब का क्या है, इन सब का इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो नहीं है। ये लैंड लॉक्ड स्टेट है और इनका नाम आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो है पेपर में आ जाते हैं। तो ये जो आपको मैंने स्टेट्स बता दी, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया अफगानिस्तान, ये कोस्ट लाइन बॉर्डर है, इसकी लेंथ है यहाँ पे 15,000 15,500 के आसपास जो है वो क्या है इनका 15,106, ठीक है, 106। तो चलो अब इंडिया के साथ जो जो देश जो हैं बॉर्डर शेयर करते हैं उनको हम इंडिविजुअली देख लेते हैं। बॉर्डर विद चाइना, देखो ये सेकंड लार्जेस्ट बॉर्डर है, ठीक है, सेकंड लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। पहला कौन सा है, पहला किसके साथ है, बांग्लादेश के साथ, ठीक है, बांग्लादेश के साथ, और दूसरा चाइना के साथ। इसके साथ जो स्टेट टच करती हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, जम्मू एंड कश्मीर वेरी फेमस, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश टच विद चाइना। तो ये सारी स्टेट्स क्या करती हैं, हिमाचल इसके चाइना के साथ टच करती हैं। और चाइना के साथ हमारे जो बॉर्डर है, ठीक है, साइनो इंडियन बॉर्डर जिसको कहते हैं, वो 3 सेक्टर में क्या है, डिवाइड है, ठीक है, मेजरली 3 सेक्टर्स में डिवाइड है। वेस्टर्न सेक्टर, इसमें भी डिस्प्यूट है, ठीक है, मिडिल सेक्टर जो है वो सेटल्ड है थोड़ा अभी, ठीक है, ये सेटल्ड है, और ईस्टर्न सेक्टर में भी डिस्प्यूट है। तो ये डिस्प्यूट जो है उनको देख लेते हैं। ईस्टर्न सेक्टर में जो है बॉर्डर लाइन उसको मैकमोहन लाइन कहते हैं, ठीक है, बड़ों को नहीं पता होता है, मैकमोहन लाइन कहते हैं, ठीक है। इंडिया चाइना जो बॉर्डर है जो ईस्टर्न साइड पे, अरुणाचल वाली साइड पे, ठीक है, अरुणाचल वाली साइड पे, उसको कहते हैं मैकमोहन लाइन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिस्प्यूट है कि जो चाइना है वो अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है, ठीक है, कि ये उसका पार्ट है। लेकिन जो मिडल सेक्टर है जहाँ पे हिमाचल है और उत्तराखंड है, ठीक है, वहाँ पे जो है इतना पंगा नहीं है अभी, ठीक है, वहाँ पे जो कोई डिसएग्रीमेंट इतने नहीं है, वहाँ पे थोड़ा डिस्प्यूट जो है वो नहीं है, वो सेटलमेंट जो है अभी ठीक है चाइना के साथ हमारी। लेकिन जो वेस्टर्न सेक्टर है ना कश्मीर के साथ, ठीक है, जे.एंड.के के साथ, वहाँ पे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट है इसको हम अक्साई चीन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, अक्साई चीन कहते हैं। इंडिया जो है इस पर क्लेम करता है और चाइना इस पर अपना क्लेम बिठाता है। ये जो पूरी सिरदर्द है ना, ये जो पूरी सिरदर्द है ये ब्रिटिशर्स की वजह से है। जब ब्रिटिशर रूल इंडिया में था तो उन्होंने 2 लाइन्स जो थी वो प्रपोज की थी, एक जॉनसन लाइन और एक मैकडोनल्ड लाइन। तो जो जॉनसन लाइन है ना, जो 1865 में प्रपोज की थी, वो अक्साई चीन को क्या बताता है कि ये जे.एंड.के का पार्ट है, ठीक है, जो अक्साई चीन है वो जे.एंड.के का पार्ट है। लेकिन जो मैकडोनल्ड लाइन है, ठीक है, 1893 में जो पेश हुई वो बताती है कि ये चाइना के कंट्रोल में है। मतलब जॉनसन लाइन कहती है कि जो अक्साई चीन है वो इंडिया का है, ठीक है, लेकिन मैकडोनल्ड लाइन कहती है नहीं ये चाइना का है। तो ये 2 लाइन का जो है वो सिरपीड़ है जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाई हुई है। ब्रिटिशर्स ने कोई भी काम ऐसा नहीं किया जिससे कि कोई शांति से रह सके, उन्होंने हर एक काम कबाड़ा ही की है, ठीक है, खासकर इंडिया के साथ उन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया था। इंडिया जो है ऑब्वियसली इंडिया क्या करेगा, जॉनसन लाइन को करेक्ट मानेगा ताकि अक्साई चीन उसके तो इंडिया का दिखे, और ऑब्वियसली चाइना क्या करेगा, मैकडोनल्ड लाइन को मानेगा कि जो अक्साई चीन है वो उसके एरिया में शो हो, उसकी टेरिटरी दिखाए, ठीक है, उसकी टेरिटरी में शो हो। तो दोनों देश जो है, हर एक देश जो है वो अपना इंटरेस्ट चाहता है, तो हर एक देश जो है वो क्या करता है, उसी लाइन को शो करता है कि जो उसके हित में है, जो अक्साई चीन को उसके देश की टेरिटरी में दिखाती है, उसको उसके देश का दिखाती है। लेकिन जो अभी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, ठीक है, इसका नाम क्या है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये इन दोनों को सेपरेट करती है। और ये डिस्प्यूट जो एरिया है वो अभी भी डिस्प्यूटेड एरिया में है, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में वो क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल, वो LOC है, ये LAC है। अब ये देखो यहाँ पे आपको चाइना के बारे में बता देते हैं। ये जो लाइन है यहाँ पे, ठीक है, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन, ठीक है, मैकमोहन लाइन। इस लाइन के अंदर जो ये एरिया है अरुणाचल प्रदेश, इसको कौन क्लेम करता है, इस एरिया को क्लेम करता है चाइना। उसके बाद मिडिल सेक्टर में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे आ जाएं जे.एंड.के में, तो जे.एंड.के का सबसे पहले ये तो ऊपर का एरिया है जो पाकिस्तान ने गिफ्ट किया है, ठीक है ना, मतलब किसी के घर से कुछ लेके किसी तीसरे को दे दो, किसी दूसरे के घर से लेके किसी तीसरे को दे दो बिना उसको पूछे हुए कि भाई मैं तेरे घर की चीज़ दे रहा हूँ। ये काम किया पाकिस्तान ने, ठीक है, तो वो तो ऐसे ही काम करेगा। उसके बाद ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ये आर्टिफिशियली क्रिएट की गई है क्योंकि दोनों जो देश हैं, इंडिया
जॉनसन लाइन को मानता है और पाकिस्तान मैकडोनल्ड लाइन को मानता है, जिसकी वजह से दोनों में क्या है, डिस्प्यूट है। नेक्स्ट है इंडिया नेपाल बॉर्डर। जो इंडिया नेपाल का बॉर्डर है बहुत ही पोरस बॉर्डर है, ठीक है। इसमें अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम जो है इसको टच करते हैं, कोई बॉर्डर में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन रिसेंटली जो है वो डिस्प्यूट जो है वो अराइव हुआ, क्या हुआ कि काला पानी का विवाद आ गया। काला पानी का विवाद क्या है, सीधा मैं आपको मैप पे लेके चलता हूँ, क्योंकि थ्योरी जितनी भी रटोगे, थ्योरी रटने से मजा नहीं आता। जब आप प्रैक्टिकल चीजें देखते हो अपनी आईज से देखते हो तो वो चीजें आपको ज्यादा देर तक याद रहती हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल लेके चलते हैं आपको मैप पे। देखो ये है नेपाल, ठीक है, ये है नेपाल और ये है ट्राई जंक्शन। क्या है ये, ट्राई जंक्शन। ट्राई जंक्शन किस किस के बीच में है, नेपाल के बीच में, चाइना के बीच में और इंडिया के बीच में। ये ट्राई जंक्शन इसके बीच में, नेपाल, चाइना और इंडिया के बीच में ये ट्राई जंक्शन है। यहाँ पे है लिपू लेक, ठीक है, लिपू लेक। और यहाँ पे है उत्तराखंड में लिम्पिया पास। क्या है ये है लिम्पिया पास। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको मैं ब्लू पेन से दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, जो मेन जो प्रॉब्लम है ना वो इस रिवर के ओरिजिन पे है। जो सागोली ट्रीटी हुई थी 1816 में ब्रिटिशर्स के थ्रू, वो बोलते हैं कि जो इसका ओरिजिन है और जो इसका कोर्स है रिवर का, वही बॉर्डर माना जाएगा इंडिया और नेपाल में। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है ना, इसका जो बॉर्डर है वो नेपाल क्लेम करता है कि लिम्पियादुरा में इसका बॉर्डर है, ठीक है, ताकि ये जो एरिया है ये एरिया नेपाल को बिलोंग करे। लेकिन इंडिया बोलता है इसका जो ओरिजिन है वो यहाँ है, ठीक है, जो कि सही में है, और ये एरिया जो है वो इंडिया में आता है। तो इस जो एरिया का है 300 साढ़े 300 एकड़ के आसपास ये एरिया है, इस एरिया के चक्कर में ये डिस्प्यूट जो है वो बना हुआ है, ठीक है। तो ये छोटा सा डिस्प्यूट था, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा डिस्प्यूट है, काला पानी का विवाद। ये रिवर की प्रॉब्लम है, ठीक है। रिवर का जो कोर्स है उसको बॉर्डर माना गया है। एक बोलता है कि राइट साइड है, दूसरा बोलता है लेफ्ट साइड है। जो बोलता है राइट साइड है उसका मन है कि लेफ्ट वाली चीज़ें जो है वो मेरे पास आ जाए, जो बोलता है लेफ्ट साइड है वो चाहता है कि जो लेफ्ट के अंदर वाली चीज़ें हैं वो उसके साइड चले जाए, ठीक है। तो लेफ्ट कौन बोलता है कि लेफ्ट साइड है इसका बॉर्डर, तो यहाँ से लेफ्ट कौन सा हुआ, ये हुआ। तो नेपाल बोलता है कि लेफ्ट साइड बॉर्डर है और इंडिया बोलता है कि राइट साइड बॉर्डर है। कि इंडिया यहाँ पे जो है, इंडिया गलत नहीं करता किसी के साथ, इंडिया यहाँ पे सही बोल रहा है। लेकिन नेपाल जो होता है ना वो कभी कभी किसी के बहकावे में आके ये सब चीज़ें बोल देता है। छोटा देश जो होता है ना वो कभी कभी बड़े देश के बहकावे में आके बोल देता है। तो आप समझ सकते हैं इशारा कहाँ है, तो ये आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंडिया भूटान बाउंड्री, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्वाइट पीसफुल बॉर्डर है, अनरिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड पीपल है, बहुत ही मजे के साथ बॉर्डर है, ठीक है। जैसे नेबरिंग हाउसेज होते हैं वैसे जो है क्या है, बंदा इधर से इधर जा रहा है और इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे रहते हैं लोग जैसे कि नेबर्स रहते हैं एक दूसरे के साथ, यहाँ पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडो पाकिस्तान बाउंड्री, ठीक है, द वर्ल्ड फेमस बाउंड्री, ठीक है, फेमस है भी और बनाई भी है फेमस, ठीक है। फेमस क्यों बनाई है ये भी बताते हैं आपको। 1947 में आज़ादी मिली, ठीक है, 1947 में पाकिस्तान अलग देश बना और इंडिया जो है वो एक अलग देश बना। पाकिस्तान की जो देश की लैंग्वेज बनी वो कौन सी बनी, उर्दू, ठीक है, उर्दू लैंग्वेज बनी। अब मुझे आप एक बात बताइए, इसकी लैंग्वेज उर्दू कैसे हो सकती है, पाकिस्तान की जो लैंग्वेज है वो उर्दू कैसे हो सकती है। पाकिस्तान का जो सबसे ऊपर वाला एरिया है वो है खैबर पख्तूनवा, ठीक है, खैबर पख्तूनवा। खैबर पख्तूनवा में कौन सी लैंग्वेज चलती है, पश्तूनी, ठीक है, पश्तूनी। सिंध में चलती है सिंधी लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद पंजाब में चलती है पंजाबी, पंजाब में चलती है कौन सी, पंजाबी। और उसके बाद बना बलोचिस्तान, वहां पे चलती है बलोची। अगर आप हिस्ट्री में भी जाएं तो पश्तून तो पश्तूनी बोलते हैं, सिंध तो सिंधी बोलते हैं, पंजाब पंजाबी बोलते हैं और बलोचिस्तान वाले बलोची बोलते हैं। तो उर्दू कहाँ से आई भैया, कोई कभी दिमाग भी तो लगाया करो कि उर्दू कहाँ से आई इसकी लैंग्वेज। तो मैं आपको बताता हूँ उर्दू कैसे आई। देखो जो पाकिस्तान था ना, पाकिस्तान की जो बनाया गया ना वही एक मजाक था, पाकिस्तान को बनाना ही एक मजाक था। वो कैसे मजाक था, आई विल टेल यू। तो क्या हुआ, जब इंडिया आज़ाद होने वाला था तो नेहरू जी की जो पॉलिसी थी वो सोशलिज्म की तरफ जाता थी, ठीक है, कि हम सब कुछ क्या करेंगे, नेशनलाइज कर देंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा दुखी किया था। तो वो चाहते थे कि सभी की इक्वल ग्रोथ हो। तो इक्वल ग्रोथ होने के कारण उन्होंने क्या किया कि सबको नेशनलाइज करना उनकी जो थी वो प्रियोरिटी थी। लेकिन ये जो
यूपी में सबसे ज़्यादा मुस्लिम थे, तो यूपी के जो बड़े बड़े ज़मींदार थे, मुस्लिम थे, उन्होंने कहा कि अगर सब कुछ सरकार के हाथों चले गया तो हमारी भी ज़मीनें जो हैं वो सरकार के हाथों चले जाएंगी। तो इसलिए जो पाकिस्तान का जो आइडिया था वो बाहर आया कि हम एक नया देश चाहते हैं, जिसमें फॉरेनर्स जो पावर थी, बाहर की ताकतें थी, उनकी सहायता मिली उनको, और एक नया देश बनाया गया। और इसमें जो है आम आदमी वो घसीटा गया। आम आदमी जो था वो आम बना और कट गया, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, आम आदमी आम बना और कट गया। तो आम आदमी को बिल्कुल पता नहीं चला और पाकिस्तान बना दिया गया उनके कंधों पे बंदूक रख के। लेकिन जो उसमें मोटा फ़ायदा हुआ वो किसका हुआ, वो फ़ायदा हुआ ज़मींदारों का, बड़े बड़े ज़मींदारों का। वो अपनी वेल्थ जो थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं देना चाहते थे, वो अपनी वेल्थ जो थी अपने पास रखना चाहते थे। और इंडिया में रहकर वो अपनी वेल्थ अपने पास नहीं रख सकते थे, क्योंकि सब कुछ नेशनलाइज हो रहा था, होना था आज़ादी के बाद। इसलिए उन्होंने दूसरी देश की मांग उठाई, एक हमें एक आज़ाद देश चाहिए, एक अलग टेरिटरी चाहिए जिसमें हम रहेंगे, वहाँ पे रह के हम जो अपनी वेल्थ है वो बना लेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, जो आम पाकिस्तानी है क्या वो इंडियन के साथ नफरत करता है? वो नफरत जो बच्चों आप यूट्यूब पे देखते हैं, जो बच्चे आप सोशल मीडिया पे देखते हैं, उनके बीच में वो चीज़ें जो है वो घुसाई गई हैं। लेकिन आम आदमी जो मेच्योर इंडियन है, जो मेच्योर पाकिस्तानी है, वो कभी भी इंडिया के बारे में बुरा नहीं सोचता है, और इंडियन भी जो है पाकिस्तान के बारे में बुरा नहीं सोचते। आज जो लड़ाइयाँ हैं, इतनी ज़्यादा नफरत है इंडिया के प्रति पाकिस्तान की, अगर वो आम आदमी के लिए, अगर वो आम आदमी की चाहत होती कि पाकिस्तान बने, आम आदमी की चाहत होती कि पाकिस्तान बने, तो पाकिस्तान तो मिल गया ना। आप चाहते हो कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, आप ज़िद करते हो कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, उसके बाद मैं अपने सारे काम कर लूँगा, मैं आपसे नहीं झगड़ा करूँगा, मुझे आइसक्रीम दिला दो। अगर आपको आइसक्रीम मिल जाती है तो आप शांति से बैठते हो, ठीक है ना। अगर पाकिस्तान के आम नागरिक को पाकिस्तान ही चाहिए था, एक अलग डिफरेंट टेरिटरी चाहिए थी, तो उसके बाद उसको क्या करना था, आराम से बैठना था, खानी पीनी थी, ऐश करनी थी, और अपनी इकोनॉमिक्स पे, अपनी डेवलपमेंट पे ध्यान देना था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद 3-4 लड़ाइयाँ हुई, 1947 हुई, 1962 हुई, 71 हुई, 1999 हुई, और उसके बाद भी बहुत बार सीज़ फायर ब्रेक होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि कभी कभार क्या होती है कि बाहर नहीं आती है। तो ये सब चीज़ें जो थी वो पाकिस्तान के साथ हुई, पाकिस्तान ने इंडिया के साथ की। वो इसलिए की क्योंकि जो इच्छा थी नया देश बनाने की, वो पाकिस्तान के आम नागरिक की नहीं थी। उसको बस झुलसाया गया बीच में, उसको उड़ाया गया और उसको बेवकूफ़ बनाया गया, उसको काटा गया, ठीक है। केक की तरह आम आदमी को काटा गया और पाकिस्तान उसके नाम पे बनाया गया। लेकिन जो सही मंशा थी पाकिस्तान बनाने की, वो किसकी थी? बड़े बड़े ज़मींदार की, बड़े बड़े लोगों की थी, जिनके पास हैवी वेल्थ थी, जिनके पास हैवी वेल्थ कंसंट्रेटेड थी। उनका उनका मन था ये सब करने का, तो उन्होंने ये सब किया, ठीक है। तो पाकिस्तान की जो उर्दू लैंग्वेज थी, मैं वापस आता हूँ अपने प्रश्न पे, पाकिस्तान की जो उर्दू लैंग्वेज थी वो कैसे बनी? जो उत्तर प्रदेश के जो बिग बिग मुस्लिम्स ज़मींदार से, वो जब यहाँ से शिफ्ट हुए, इंडिया से शिफ्ट हुए पाकिस्तान में, तो वही ये लैंग्वेज जो थी वो लेके गए। यूपी में जो उर्दू बोली जाती थी, जो उनकी भाषा थी, वही वहाँ पे लेके गए और वहाँ पे उसको जो है अपने देश की लैंग्वेज बनाया, उर्दू लैंग्वेज बनाया। वरना आप खुद बताइए, वहाँ पे जो स्टेट्स हैं जिनको उन्होंने ज़बरदस्ती जो है लिया, बलूचिस्तान वाले तो आज भी बोलते हैं कि हमें जो पाकिस्तान है, बलूचिस्तान वाले क्या बोलते हैं कि हमें पाकिस्तान ने ज़बरदस्ती अपने साथ मिलाया है, हमारा जो राजा था वो नहीं मिलना चाहता था इनके साथ। और उसके बाद आप वहाँ चले जाइए, सिंध पाकिस्तान चले जाइए, ठीक है। तो ये दो ही हैं मेरे हिसाब से जो कि पाकिस्तान के साथ मिल के रह रहे हैं। जो बड़े बड़े इलेक्शंस होती हैं पाकिस्तान में, प्राइम मिनिस्टर्स बनते हैं, वो मैक्सिमम पंजाब से बनते हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा अगर अलग हो गया, वो अगर अफ़गानिस्तान के साथ मिल गया, अभी रिसेंटली एक अटैक हुआ है, ठीक है, रिसेंटली अटैक हुआ था उसका अफ़गानिस्तान ने अटैक किया था। तो अगर खैबर पख्तूनख्वा अफ़गानिस्तान के साथ मिल जाता है, उसके बाद बलूचिस्तान जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, बचा पंजाब, पंजाब इंडिया के साथ मिल जाएगा, और बचा सिंध, सिंध को भी हम अपने साथ मिला देंगे। तो आफ्टरऑल जो पाकिस्तान का फ्यूचर है वो कुछ नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान का फ्यूचर कुछ भी फ्यूचर नहीं है। पाकिस्तान खत्म होगा एक दिन। हम कहाँ थे? पाकिस्तान के साथ जो इंडिया की बाउंड्री है उसको क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन, ठीक है। तो ये जो रेड क्लिफ है, इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है, जो बाउंड्री बनाई है। इनका पेट खराब था जब ये बाउंड्री ड्रॉ कर रहे थे इंडिया पाकिस्तान के बीच में, तो उनका पेट जो था वो काफ़ी ख़राब था, तो सही से बाउंड्रीज ड्रॉ नहीं हो पाई। तो ये जो सर क्रीक का इशू है, अबाउट 96 किलोमीटर है ये क्रीक। क्रीक होता है एक पतला सा रास्ता जो पानी के बीच से होकर गुजरता है, उसको बोलते हैं क्रीक। तो ये 96 किलोमीटर का क्रीक है, इसमें ये जो ग्रीन लाइन है इसको पाकिस्तान क्लेम करता है कि इससे ये वाला एरिया जो है वो हमारा है, ठीक है। तो इंडिया बोलता है कि ये जो मिड, आधा आपका भैया आधा हमारा, कोई लड़ाई ना रखो, मिड से इसको क्या कर लो, इंटरनेशनल बॉर्डर का नाम दे दो। लेकिन पाकिस्तान नहीं मानता है। तो ये जो डिस्प्यूट है सर क्रीक इशू,
सर क्रीक इशू, तो ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें ग्रीन लाइन है जो है उसको क्लेम करता है पाकिस्तान, और रेड लाइन को क्लेम करता है इंडिया। इंडिया बोलता है भाई झगड़ क्यों रहा है, आधा आधा ले लेते हैं, लेकिन वो बोलता है नहीं मुझे पूरा ही चाहिए, ठीक है। तो ग्रीन लाइन को क्या करता है, क्लेम करता है। तो दैट्स अ रीजन, दिस इज अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, दैट द सर क्रीक इशू। क्रीक एक नैरो लाइन, नैरो रास्ता होता है, रास्ता बोल सकते हैं, नैरो स्ट्रिप बोल सकते हैं पानी की, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रीक। नेक्स्ट है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, और ये वर्ल्ड का 5th लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, ठीक है, वर्ल्ड का भी सुन लो, वर्ल्ड का 5th लॉन्गेस्ट है, वर्ल्ड का 5th लॉन्गेस्ट बॉर्डर है, और इंडिया के साथ ये सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट बॉर्डर है। फर्स्ट पे ये है, और सेकंड पे कौन सा है, सेकंड पे है चाइना का बॉर्डर। इसमें भी कोई दिक्कत वाली इतनी बात नहीं है, कुछ एनक्लेव्स का इशू था। एनक्लेव्स क्या होते हैं, जो कि हमने क्या किए, एक्सचेंज कर लिए, ठीक है। एनक्लेव्स होते हैं मतलब किसी दूसरे देश में अपनी टेरिटरी होना, ठीक है। मतलब ये अगर बांग्लादेश है, ये अगर बांग्लादेश में है, बांग्लादेश के अंदर इंडिया का थोड़ा सा पार्ट होना, ठीक है, या फिर इंडिया के अंदर बांग्लादेश का थोड़ा सा पार्ट होना, लैंड पार्ट होना, उसको बोलते हैं एनक्लेव्स। तो ये कुछ एनक्लेव्स थे जो कि हमने एक्सचेंज कर लिए। तो कुछ इश्यूज था जो कि रिजॉल्व हो चुका है। तो ये बांग्लादेश कब बना, 1971 वॉर में बना, ठीक है, 1971 वॉर में बना। मुक्ति वाहिनी जो थी वो पार्टी थी जिसको इंडिया ने सपोर्ट किया, ठीक है। सपोर्ट क्यों किया, क्योंकि इंडिया जो है वो डायरेक्टली नहीं कूदना चाहता था वॉर में, लेकिन हमें भी कुछ इश्यूज थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि रिफ्यूजीज जो थे वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे, और हमें मजबूरी में क्या करना पड़ा, इस वॉर में कूदना पड़ा। हमने सपोर्ट किया मुक्ति वाहिनी को, जिसकी वजह से बांग्लादेश को हमने क्या किया, आज़ाद करवाया। लेकिन जो मेन मुद्दा था बांग्लादेश की लड़ाई का वेस्ट पाकिस्तान के साथ, वो क्या था कि बांग्ला को एक लैंग्वेज जो है, उनके देश की लैंग्वेज जो है, उसको भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, जो कि वेस्ट पाकिस्तान वाले जो हैं वो नहीं मान रहे थे। तो ये जो 1971 वॉर हुई, ये किस लिए हुई कि ये जो मुजीबुर रहमान थे, शेख मुजीबुर रहमान, वो चाहते थे कि बांग्ला जो है वो सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो, ठीक है, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो पाकिस्तान की, जो कि उन्होंने उनकी बात नहीं मानी, ठीक है। इलेक्शन में ये जीते भी, फिर भी इनको प्रधानमंत्री जो है नहीं बनने दिया गया। इनके बाद इनकी मृत्यु हो गई, और फिर इनकी जो शेख हसीना, इनकी बेटी जो है, इनकी बेटियां उस टाइम कहाँ थी, फॉरेन में थी। जब इनकी डेथ हो गई, इनके पूरे परिवार को जो है वो मिटा दिया गया, इन्हीं के जो रेजिडेंस में इनको मार दिया गया। इनकी बेटियां जो थी वो फॉरेन में थी, जो कि आज शेख हसीना जो है वो प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की। इंडिया म्यांमार बॉर्डरी, ठीक है, तो ये जो बाउंड्री है, दिस रन्स अलॉन्ग द वाटरशेड बिटवीन ब्रह्मपुत्र एंड इरावती रिवर, ठीक है। तो ये जो इरावती रिवर और ब्रह्मपुत्र का वाटरशेड है, तो यही इसका जो है बॉर्डर है मेनली। मिजो हिल्स हैं इसके बॉर्डर में, कुछ बहुत सारे जंगल्स हैं, मणिपुर की हिल्स है, नागालैंड की हिल्स हैं, और ये जो स्टेट है म्यांमार जो है, इसकी साइड से इन्फिल्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा होती है, तो जिसकी वजह से हमें परेशानी होती है। तो कुछ डिस्प्यूट्स तो कुछ खास नहीं है, बस कुछ इन्फिल्ट्रेशन है जो कि हमें ध्यान रखिए, और इतना ज़्यादा वो भी ज़रूरी भी नहीं है म्यांमार के बारे में आपको जानना, और कम ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा नहीं आते। आपको बांग्लादेश के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये है नेपाल, काला पानी का विवाद यहाँ आपको बता दिया, चाइना, म्यांमार यहाँ पे, और उसके बाद आप यहाँ ध्यान देख सकते हैं, यह है बांग्लादेश, ठीक है। यहाँ पे कुछ हमारी टेरिटरीज है, और यहाँ पे कुछ इनकी टेरिटरीज, इनको बोलते हैं एनक्लेव्स। किसी दूसरे की देश की टेरिटरी के अंदर अपनी टेरिटरी होना, उसको क्या बोलते हैं, एनक्लेव्स बोलते हैं। भूटान के साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी। इंडिया श्रीलंका बाउंड्री, श्रीलंका के साथ हमारी बहुत अच्छी बाउंड्री है, पाक स्टेट पड़ता है इसके बीच में, ठीक है, पाक स्टेट पड़ता है, और उसके साथ जो कच्चा थे वो जो आइलैंड है पाक स्टेट में, इसके बारे में कुछ डिस्प्यूट है, जो कि 1974 में, 1974 में जब गांधी जी की सरकार थी, तब ये जो है इनको ऐसे गिफ्ट दे दिया गया था। अभी जो है ये चर्चा में, क्या ये हमने सही किया था, गलत किया था, तो पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन अभी भी इस पर जो है वो फैसला हो सकता है, तो देखते हैं अभी क्या फैसला होता है इसके ऊपर, चर्चा में तो है ये, ठीक है। तो श्रीलंका के साथ भी हमारे वैसे कोई डिस्प्यूट्स नहीं है, बाकी हमने श्रीलंका की बहुत ज़्यादा हेल्प की है, हर एक चीज़ में हम उनकी हेल्प करते हैं। दिस इज़ कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। आपको अगर टेरिटरी जो है, लैंड बॉर्डर जो है अगर पता है, तो आपको कोस्ट लाइन के बारे में भी थोड़ा पता होना चाहिए। इंडिया इज़ ए कंट्री दैट सराउंड्स टू बी ए सी ऑन 3 साइड्स, बिल्कुल, दिस इज़ बे ऑफ बंगाल, दिस इज़ अरेबियन सी, एंड नीचे कौन सा है, इंडियन ओशन है। जो कोस्टल प्लेन्स है इंडिया के वेस्टर्न और ईस्टर्न साइड पे, वो कितने हैं, 7516 किलोमीटर, ठीक है, ये तो आपको बताया ही मैंने, ठीक है। मेन लाइन बाउंड्री जो है 7500 किलोमीटर के आसपास है, जिसमें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आते हैं और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आते हैं।
तो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो यहाँ से नैरो हैं, ठीक है, आपको दिख ही रहे हैं नैरो, ये ठीक है, ये देखो ये ब्रॉड दिख रहे हैं ना, ये ब्रॉड क्यों है, इनकी भी कोई चर्चा है, ठीक है, यहाँ पे जो है सारी बड़ी सारी नदियाँ जो हैं यहाँ पे ड्रेन होती है, तो जिसकी वजह से ये क्या है, ब्रॉड है। ये क्या बनाती है, ये जो वेस्टर्न रिवर्स है, सॉरी ये जो ईस्टर्न रिवर्स है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, पेन्नेरू, तो ये सारे रिवर्स क्या बनाती हैं इस साइड, ये बनाती हैं डेल्टा। डेल्टा कैसा होता है, ऐसे इस तरह का, ठीक है, ये डेल्टा रहता है, ये जो है ये इस्चुरी बनाती है, तो ये जो है इस्चुरी जो भी रिवर्स बनाती है वो नैरो रहती है, और ये बनाती है डेल्टास, इसलिए ये जो है ये ब्रॉड है, ये नैरो है। देखो ये अगर आप कंसेप्ट देखते हैं तो आपको समझ आ जाता है। अगर रिवर्स इस साइड ज़्यादा बहती हैं, अब इस साइड क्यों बहती हैं, इस साइड इसीलिए बहती हैं क्योंकि जब टकराव हुआ, जब इंडिया का पेनिनसुला जब नीचे से आया, मैं बैकग्राउंड में नहीं जाऊँगा, आपको पता होगा इतना, ठीक है, तो पेंजिया, पेंथल्सा, ठीक है, गोंडवाना लैंड, ये सब आपको पता होना चाहिए और पता भी होगा आई गेस। तो जब ये ऊपर आया तो टकराव हुआ, टकराव होने की वजह से कुछ हिस्सा इस तरफ से डूब गया नीचे, और यहाँ पे बेंड आ गया, जिसकी वजह से ये जो है इसका झुकाव इस साइड हो गया, तो मैक्सिमम नदियाँ जो हैं वो ईस्ट की साइड बहती हैं, यहाँ पे डेल्टा बनाती हैं। जब डेल्टा बनाएगी तो वहाँ पे सैंड या रिवर जो है वो सॉइल इकट्ठा करेगी, सॉइल इकट्ठा करने से ये जो एरिया है ये ब्रॉड हो जाएगा। यहाँ पे एरिया अगर ब्रॉड होता है तो यहाँ पे नैरो है, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स क्या बनाती हैं, इस्चुरीज बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपको कोस्टल जो एरियाज हैं उनका जो नाम है वो आपको पता होना चाहिए। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो कहाँ से, वेस्ट बंगाल से लेके तमिलनाडु तक है, ठीक है, ये सारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है जो कि काफ़ी वाइड है, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये आंध्रा उड़ीसा से पास करता है, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी ये जो है यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये ईस्टर्न साइड जो है वो फ्लो करती है ये रिवर्स। इन रिवर्स के बारे में आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ाया जाएगा, इनकी ट्रिब्यूटरी सब कुछ अच्छे से बताया जाएगा, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो रहना चाहिए, आपको अफसोस ना हो ये लेक्चर्स पढ़ के कभी भी ज़िंदगी में। दिस डेल्टाज आर वेरी फर्टाइल, ये फर्टाइल हैं, ओबियसली डेल्टास हैं, रिवर्स की जो नदियाँ रिवर्स लेके आ रही हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है मात्रा में न्यूट्रिशन टाइप या आप बोल सकते हैं मिनरल्स रहते हैं, जो कि एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। जो रिवर कृष्णा का डेल्टा है उसको ग्रैंडरी ऑफ साउथ इंडिया भी कहते हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो जो ईस्टर्न कोस्ट है इसको भी 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। ये जो उड़ीसा है, ओ से उड़ीसा, ऊ से उत्कल, ठीक है, मैंने ऐसे ही याद रखा है, उड़ीसा उत्कल, ठीक है, उड़ीसा उत्कल। जो आंध्रा का कोस्ट है उसको आंध्रा कोस्ट कहते हैं एज पर नेम, ठीक है, और कोरोमंडल कोस्ट को, ये जो तमिलनाडु वाली एरिया है उसको क्या कहते हैं, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है, तमिलनाडु वाले एरिया को क्या कहते हैं, कोरोमंडल कोस्ट। तो ये है ईस्टर्न वाला कोस्ट। अगर हम वेस्टर्न वाला कोस्ट देख लें तो जो वेस्टर्न वाला कोस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा नैरो है, ठीक है, नैरो है, ये जो मैंने आपको पहले बता दिया, दिख भी नैरो रहा है। तो यहाँ पे यहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स जहाँ पे मिलते हैं उनको क्या कहते हैं, नीलगिरी हिल्स कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, नीलगिरी हिल्स, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद ये जो वेस्टर्न कोस्टल एरिया है ये भी 4 हिस्सों में डिवाइड है। ये जो गुजरात का हिस्सा है उसको बोलते हैं कच्छ, ठीक है, कच्छ या काठियावाड़ कोस्ट इसको कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे कच्छ या काठियावाड़ कोस्ट। उसके बाद जो गोवा है, ठीक है, गोवा, तो गोवा जो है वो कौन सा कोस्ट है, कोंकण कोस्ट, गोवा के सामने वाला, ठीक है, और कर्नाटक के सामने वाला कन्नड़, ठीक है, कन्नड़ कोस्ट, और उसके साथ नीचे जो है केरला का मालाबार कोस्ट। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है, महाराष्ट्र गोवा कौन सा है, कोंकण कोस्ट, और मालाबार कौन सा है, कर्नाटक केरला कोस्ट। उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, देखो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, ऐसा एरिया, ठीक है, अगर ये इंडिया है तो इंडिया के साथ साथ आपको कुछ एरिया ऐसा दिया जाएगा, कुछ ऐसा एरिया जो है आपके हित में रहेगा, जहाँ पे आप एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, जिसकी जो कमांड होगी वो आपके हाथ में होगी। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस जगह पे कोई भी गैस या ऑयल निकलता है उसकी जो है अथॉरिटी जो है आपके पास है, उसका कंट्रोल जो है आपके पास होगा, ठीक है। तो जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ये 200 नॉटिकल माइल्स होता है। अगर यहाँ पे जैसे ये इंडिया है, ठीक है, यहाँ पे इंडिया की बाउंड्री है, तो यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स, 200 नॉटिकल माइल्स तक आपका एरिया जो है वो उस पर आपकी अथॉरिटी है। वहाँ पे कुछ भी निकले, कोई भी एक्सप्लोरेशन हो वो आप कर सकते हो, ठीक है। उसकी फिश पे आपका कंट्रोल है, उसकी फिश पे आपका अधिकार है, आपके राइट्स हैं, मतलब आपके राइट्स हैं वहाँ तक, ठीक है। तो ये 230 माइल्स होता है। यहाँ पे लिविंग और नॉन लिविंग रिसोर्सेज, कोई भी रिसोर्सेज हो उस पर आपका अधिकार रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर, थैंक यू। तो हमने फ्रंटियर्स जो हैं वो आज कंप्लीट कर लिए, ठीक है, फ्रंटियर्स कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अभी माउंटेन्स, ठीक है, हिमालयास, फिजिकल फीचर जो मेन है हिमालयास हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम
फिजियोग्राफी जो है वो कंप्लीट करेंगे बिल्कुल डिटेल में, मज़ेदार। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है आपको नहीं पता चलेंगी तो आप बता देना मुझे, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उनको रिपीट कर दूंगा। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ भी जो है व्हाट्सएप पे जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको इसकी पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो पीडीएफ जैसी है वैसी आपको मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच। और ये सारी ज्योग्राफी जो है कंप्लीट होने के बाद मैं आपको एक अच्छी सी पीडीएफ दूंगा, जिसके लिए मैंने पेमेंट की है, आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है, मैंने वो पीडीएफ खरीदी हुई है, बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट की पीडीएफ है वो, तो वो पीडीएफ भी मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। ठीक है, लेकिन अगर आप सारे लेक्चर्स देखेंगे, ठीक है, अच्छे से मुझे बताएंगे कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, और अच्छे कमेंट्स करेंगे तो आपको वो पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा मैं, उसमें कोई भी चीज़ रहती नहीं है, मज़ा आ जाएगा आपको वो पीडीएफ पढ़ के। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।